तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक बड़ी सी शिप दिखाई जाती है। शिप के अंदर एक पर्सन है अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन हमें इन पर हमला करना चाहिए, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम जानते हो ना हमारे पास जो भी हथियार है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है कि अगर कोई इस मुसीबत से निपट सकता है तो वो है हंटर्स। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कुछ हंटर्स को जिनके पीछे कुछ जाइंट साइज की चींटियां पड़ी हुई होती है। वो सब हंटर्स अपनी अपनी पावर से उस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चींटियां उनके ऊपर हावी होने लगती हैं। उन्हीं में से एक हंटर जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो कहता है कि इनसे लड़के कोई फायदा नहीं है, हम जैसे लोअर क्लास के हंटर्स इनको नहीं हरा सकते हैं। वो सब धीरे धीरे करके हार रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक एस क्लास का हंटर आ जाता है जिसके पास मैजिक हीलिंग पावर होती है। जिसके बाद वहां पर दो और एस क्लास के हंटर्स आ जाते हैं और वो एक एक करके ढेर सारी चींटियों को मार देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और सुपर जाइंट साइज की चींटी आ जाती है और ये लोग किसी भी तरह करके उसको फिर भी हरा देते हैं। उन्हीं में से एक हंटर कहता है चलो इसका काम तो हो गया, लेकिन तभी वहां पर पीछे से और भी जाइंट साइज की एंट्स आ जाती हैं। साथ वाला हंटर उन सबको देख के कहता है कि चलो अब आएगा मजा, और वो अपनी पावर की रेंज को और बढ़ा देता है। दूसरी तरफ हम एक और हंटर स्क्वाड देखते हैं जिसका लीडर चॉय होता है और उसके पास फायर से रिलेटेड मैजिकल पावर होती है और वो सब मिलकर उन चींटियों को हरा देते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले कुछ पोर्टल खुले जो कि हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में जुड़ते थे। हर एक पोर्टल के दूसरी तरफ अजीबो गरीब जीव भरे हुए थे जिन पर आम हथियारों का कोई भी असर नहीं होता था और इसीलिए इनको जादुई दानव कहा जाने लगा। और जो लोग खुद को इनसे लड़ने के लिए काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। उनके शरीर में किस रैंक की जादुई शक्ति मौजूद है, उसी जादुई शक्ति के तौर पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, जैसे कि ए, बी, सी, डी या फिर ई रैंक। हालांकि अगर एक बार भी ये शक्तियां जाग जाती हैं तो फिर किसी भी तरह की कोशिश करने के बाद शक्तियां और बढ़ नहीं पाती हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइड पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वहां पर मौजूद कुछ लोग हंटर्स को बुलाते हैं उस पोर्टल के अंदर से आ रहे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इस तरफ हम देखते हैं दो पर्सन को जिनमें से एक का नाम होता है किम और एक का नाम होता है पार्क। किम पार्क से कहता है कि यार तुम यहाँ कैसे आई पार्क, जिस पर वो बताता है कि उसने तो अभी हंटर्स का काम छोड़ दिया था, लेकिन अभी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है जिसके लिए उसको काम करना पड़ रहा है। जिस पर किम कहता है चलो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ, अगर जंग अच्छी रही तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे ही जरूर। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी का मेन कैरेक्टर संगवू आ जाता है। संगवू को देखकर बाकी सब वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से ग्रेड करते हैं। पार्क किम से कहता है कि आखिर है कौन है, क्या ये कोई बड़ी तोप है, जिसे देखो वो इसे ही पूछे जा रहा है। किम पार्क को बताता है कि जब तुम यहाँ से चले गए थे तभी ये हमारे पास आया और हम इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। वो कहता है कि ई रैंक की मामूली लड़ाई ने इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और तब से ये यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है जूही, और जिन्वू इसके साथ पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही के पास हीलिंग मैजिक होता है। वो जिन्वू से पूछते हैं कि मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज हो गए थे। जिन्वू कहता है कि हाँ, असल में वो ई रैंक की गुफा थी इसलिए सिर्फ वहाँ पर मैं ही घायल हुआ। वो बताता है कि वहाँ पर सिर्फ ऊंचे रैंक वाले हंटर्स थे इसलिए उन्होंने किसी हीलर को अपने साथ ले जाने के लिए सोचा ही नहीं। ये सुनकर जूही कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। जिन्वू कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मैं ही कमजोर हूँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद इन सबका पोर्टल के अंदर जाने का वक्त हो जाता है। वहीं हम देख पाते हैं एक आदमी को जो कि अपने आप को उन सबका लीडर बताता है जिसका नाम चूसोंग है। बाकी सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वो सब बताते हैं कि यहाँ पर ये हम सबसे ज्यादा काबिल हैं और हम सबसे ज्यादा ऊंची रैंक के हैं। इसके बाद ये सब पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को जो कि एक अपना मामूली सा हथियार निकालता है। वो कहता है कि मेरे पास अभी तो एक यही मामूली सा चाकू है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई अच्छा हथियार खरीद पाऊं, चलो कम से कम कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। इसके बाद जिन्वू भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका नाम गो है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मीटिंग करके आया था। वो बताता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उन मॉन्स्टर्स से मिलने वाले क्रिस्टल को उन्हें दे दिया जाए। असल में उन मॉन्स्टर्स को मार के उनको एक क्रिस्टल मिलता है जिससे वो बताते हैं कि इसी से हम हंटर्स की जिंदगी भी चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को, और उसने एक छोटे से मॉन्स्टर को मार दिया था जिसके अंदर से उसको एक क्रिस्टल मिला था। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अचानक से हमला कर देता है। जिन्वू खुद को बचाने के लिए अचानक से अपने चाकू से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन उसका हथियार काफी पुराना होने के कारण वो टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी तलवार उसके अंदर घुसा देता है। लेकिन तभी वहां पर पार्क आ जाता है, उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन फिर भी जिन्वू काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। जूही अपने पावर से जिन्वू को हील करने लगती है।
जिनवू देखता है कि बाकी सब हंटर काफी हिम्मत से उन सब मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एसन स्टोन काफी ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जाता है और उसी स्टोन से हथियार बनाए जाते हैं जो कि ऊंची रैंक के दानवों से लड़ने के लिए मदद करते हैं। उसके अलावा मानक क्रिस्टल्स जिनको खुदाई से ही हासिल किया जाता है और ये कम ताकतवर भी होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी पावर का इस्तेमाल किसी और चीजों में करना चाहती है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर और बाकी सब नेचुरल पावर से काफी ज्यादा सस्ती है। अभी गवर्नमेंट इसी खोज में लगी है कि वो मानक क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल से कैसे फ्री में पावर बना सके। दूसरी तरफ पोर्टल में हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन इस बार उन लोगों को इतने ज्यादा सामान नहीं मिल पाए थे। वो कहते हैं कि हमें इस बार क्रिस्टल्स नहीं मिले, अगर यही हाल रहा तो हम लोग ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। दूसरी तरफ जिनवू के पास एक ई रैंक का क्रिस्टल था। वो कहता है कि इनके नजरों में तो इसकी कोई कीमत भी नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है और बताता है कि यहाँ पर एक और सुरंग है। तभी कैप्टन कहता है कि अभी कोई भी इस सुरंग के अंदर नहीं जाएगा, हमें पहले हंटर एसोसिएशन को बताना होगा। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि उनको इस सुरंग के अंदर जाना चाहिए ताकि वो बाकी मॉन्स्टर को मार सके और वहाँ से और ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा कर सके। पार कहता है और वैसे भी ये डी रैंक की सुरंग है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैप्टन कहता है कि मैं तुम लोगों की बात समझता हूँ, लेकिन इसमें खतरा भी तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें वोट लेना होगा। जिसके बाद कैप्टन सबको वोट करने को बोलता है तो आधे लोग उसमें जाने के लिए हाँ कर देते हैं और आधे लोग मना कर देते हैं, जिससे वोटिंग बराबर हो जाती है। कैप्टन कहता है अब सिर्फ तुम ही बचे हो जिनवू, तुम भी अपना फैसला सुना दो। जिनवू अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे लिए तो डी रैंक के तहखाने में जाना खतरे से खाली नहीं है। वो कहता है कि लेकिन अभी डैड का कुछ अता पता नहीं है तो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। वो कहता है कि मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने ही होंगे और वो जाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इन्हें बताया जाता है कि इनके अंदर कितनी मैजिकल पावर है और उन्हीं पावर के हिसाब से इनको रैंक दिया जाता है, जिसके बाद इनको कंपनीज हायर करती हैं। इसके बाद हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चोई और वो भी हंटर्स गिल्ड का एक मास्टर है। वो कहता है कि हम लोगों को सिर्फ उनका टैलेंट देख के हायर करते हैं, ना कि उनका जेंडर देखकर। वो बताता है कि हमारे गिल्ड में एक चाहीन नाम की लड़की है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ चोरों को जो कि एक लड़की का सामान चोरी करके भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है और इसी लड़की का नाम चाहीन है। वो गुलाटी मारकर चोरों से पर्स छीन लेती है। बाकी सब चाहीन को देखकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती है, जिससे वो शर्मा जाती है। तभी वो वहाँ से गुलाटी मार के वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाकी हंटर्स को देख पाते हैं। जिंगवू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसने हाँ में वोट दिया और उसी के कारण जूही को भी अंदर आना पड़ा। जिंगवू जूही से कहता है कि क्या तुम अभी मुझसे नाराज तो नहीं हो ना, जिस पर जूही चिल्लाते हुए कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम अभी थोड़ी देर पहले मरते मरते बचे हो, अगर वो चोट थोड़ी ऊपर लगती तो तुम पक्का ही खत्म हो जाते। जिसके बाद जूही उसको खूब सुनाती है। जिंगवू अपने मन में सोचता है कि ये बात तो सच है कि जूही के मेरे साथ होने के कारण मेरी जान कई बार बची है। जिंगवू जूही से फिर माफी मांगता है। जूही कहती है कि तुम्हें माफी के तौर पे मुझे डिनर डेट पे लेकर जाना होगा। ये सुनकर जिंगवू थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी कोई उधर से आवाज मारता है, कहता है ये देखो कितना बड़ा दरवाजा है यहाँ पर। वो कहता है कि इन गुफाओं में ऐसे तरह के दरवाजे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। किम कहता है कि देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। जिसके बाद ये लोग वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट गो को। वो बताता है कि लगभग 10 साल पहले ये गेट हमारे सामने आए थे, पर अभी भी उसमें ऐसे कुछ है जो हम इनके बारे में नहीं जानते। वो कहता है कि हंटर बनना अपनी जान को जोखिम में डालने वाला काम है। जो लोग रेड करते हैं वो भी अब अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते। वो कहता है कि आपको भी कभी लापरवाह नहीं होना है, अगर जिंदा रहना तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। दूसरी तरफ सब गेट खोल के एक तहखाने में पहुंच गए थे जहाँ पर ढेर सारी मूर्तियां रखी हुई थी जो कि बहुत पुरानी थी। तभी जिंगवू की नजर एक बहुत बड़ी मूर्ति पे पड़ती है जो कि वहाँ पे रखी सबसे बड़ी मूर्ति थी, लेकिन उन सबको वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहे थे। तभी एक पर्सन उनको आवाज मार के कहता है कि ये देखो मूर्तियों पे कुछ लिखा हुआ है। तभी टीम का कैप्टन आके उस मूर्ति पे लिखी हुई चीजों को पढ़ने लगता है। वो कहता है कि पहला नियम मूर्ति का सम्मान करो, दूसरा उसकी तारीफ करो और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। लेकिन तभी जूही डरते हुए जिन्वू को बुलाती है और कहती है कि जो वो बड़ी वाली मूर्ति है मैंने उसकी आंखें हिलते हुए देखी। जिन्वू भी उसकी आंखें देखता है और कहता है ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हें वहम हो रहा होगा। लेकिन तभी उस तहखाने का दरवाजा जोर से बंद होता है और इन सबको पता लगता है कि अब ये लोग वहाँ पे फंस चुके हैं। उनमें से एक हंटर गुस्से में आके कहता है कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता और मुझे अब कोई खजाना भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
लेकिन जैसे ही वो हंटर उस गेट को टच करता है उसके बगल वाले स्टैचू में जान आ जाती है और वो अपने कुल्हाड़ी से उस हंटर को बीच में से काट देता है और ये देख के सब लोग वहाँ पे बुरी तरीके से डर गए थे। जिनवू उसको देखकर अपने मन में सोचता है कि जो हंटर अभी मरा क्या वो डी रैंक का हंटर था, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो कहता है कि फिर भी वो एक झटके में मारा गया, ये सब क्या हो रहा है, इस तहखाने को तो डी रैंक का होना चाहिए था। तभी जिनवू अपने पीछे रखी उस बड़ी वाली मूर्ति को देखता है और उसकी भी आंखें हिल रही थी। तभी उसको एहसास होता है कि जूही सच बोल रही थी और वो फिर से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जिनवू अपने मन में सोचता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। मैं अपनी पहली रेड में अपने साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। मुझ पर ई रैंक के मॉन्स्टर्स ने हमला किया था और उसी के कारण मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया, लेकिन उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था और भूखा ही मरने वाला था। वो कहता है कि ज्यादातर हंटर्स उनको मिलने वाले क्रिस्टल को बेचकर अपने लिए हथियार खरीद लेते थे ताकि वो अच्छा हथियार खरीदकर बड़े से बड़े दानवों को हरा सके, पर मेरे पास यही चाकू खरीदने के पैसे थे और उस चाकू के टूटने के बाद तो अब उसको अपने हाथों से ही लड़ना पड़ेगा और तो और उसके जूते भी फटे हुए हैं। वो कहता है कि दिन ब दिन मैं अपना मजाक बनाकर काम करता रहा, मैंने ऐसे काम किए जिसमें जोखिम ज्यादा था इनाम के बदले, पर इसके बावजूद भी मैं जिंदा रहने के लिए अपनी आंखें खुली रखी और हर वक्त मौके की तलाश में रहा। अचानक से जिनवू सब हंटर्स को झुकने को कहता है और वैसे ही उन सब मूर्तियों की आंखों से आग निकलने लगती है, जिससे एक हंटर वहीं पे जल के मर जाता है, लेकिन जिनवू और जूही बच जाते हैं। बाकी सब यही सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। जिनवू कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, अब हम सब फंस चुके हैं और यहाँ पर अब सब मारे जाएंगे और शायद अब यहाँ पर मैं भी मारा जाऊंगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबसे मेरी एक बेनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मुझे लगभग 1 साल हो गया इस चैनल पर काम करते हुए, पर मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लोग वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी भी फैमिली बड़ी हो, तो प्लीज यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे मुझे हौसला तो मिलेगा ही, साथ ही में जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।